Good morning, children. Welcome back in your history class. Children, I hope that you all are feeling very happy and you all are spending your moments safely with your family, with happiness, and with the grace of God. So, children, I also pray for you that may God bless you all with His blessings and showers His blessings upon you and your family. Children, as you know that ki we have started the chapter French Revolution from the history section. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति जो है वो आपके इतिहास सेक्शन से शुरू किया था पढ़ना, एंड वी आर डूइंग दिस चैप्टर, वी आर स्टिल डूइंग दिस चैप्टर, और हम अब इस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं. एंड इन द we have already discussed some of the points, we have already discussed some of the topics of this chapter, और हम इस चैप्टर के बहुत सारे शीर्षक को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. So today in today's lecture we will continue this chapter, यानी हम आज के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि what has happened next after the outbreak of the revolution of French Revolution. बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो आपका था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी आगे बढ़ने से पहले बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर पॉइंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर टॉपिक, लेट्स हैव अ स्मॉल रिविजन ऑफ द points whatever we have discussed in earlier lecture. यानी जो भी लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा बच्चों उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है शीर्षक से, टॉपिक से जो है वो बनी रहे और आपको आगे का शीर्षक जो है, आगे का जो टॉपिक है वो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. ओके चिल्ड्रन, now before starting, one thing I also want to tell you that about your project work. Children, I hope that you all have completed your project work. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा एंड प्रिपेयर कर लिया होगा. ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड, आई होप सो. और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है या अभी कुछ आपका बाकी है, पेंडिंग है, तो प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. In previous lecture we have discussed about the outbreak of the French Revolution. हमने पिछले लेक्चर में बच्चों क्रांति की शुरुआती घटनाओं के बारे में पढ़ा था कि क्रांति जब शुरू हुई, जब फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में शुरू हुई इन 1789 में, तो बहुत सारी घटनाओं के साथ शुरू हुई. यानी फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या घटनाएं हुई, वो क्रांति को कैसे हम, किन घटनाओं के थ्रू हम उस फ्रांसीसी क्रांति को डिस्क्राइब करते हैं या जान लेते हैं. तो वी वेर डूइंग दोज पॉइंट्स, यानी हम उन पॉइंट्स को पढ़ रहे थे. सो वी हैव स्टार्टेड दिस पोर्शन, द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यू कैन से दैट द कोर्सेज ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी हम क्रांति की शुरुआत यानी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हमने 2 इवेंट्स के बारे में पढ़ा, 2 कोर्सेज के बारे में पढ़ा था ऑफ द रिवॉल्यूशन. द फर्स्ट वन इज मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल, यानी स्टेट जर्नल की बैठक कब हुई थी और इसका जो मिशन था, जो इसका ऑब्जेक्टिव्स था वो क्या था, एंड व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट्स एम, अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल स्टेट्स. नाउ द सेकंड इवेंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. यानी हमने सेकेंड इवेंट पढ़ा था ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आपका था वो आपके था राष्ट्रीय सभा का गठन. वी हैव डिस्कस, हमने इन पॉइंट्स को जो है वो हमने पढ़ा था. वी हैव डिस्कस दीज 2 पॉइंट्स इन प्रीवियस लेक्चर. नाउ चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स थर्ड इवेंट, द फॉल ऑफ बास्टाइल. यानी बास्तील का जो आपकी फोर्ट था, बास्तील प्रिजन, उसको आप प्रिजन, एक किला था जो कि प्रिजन के रूप में था. तो बास्तील का पतन आज हम पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द बास्तील का पतन. नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट कोर्स या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी तीसरी महत्वपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति की तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी आपकी बास्तील का पतन, द फॉल ऑफ बास्टाइल, द फोर्ट कम प्रिजन. यानी ये किले के रूप में एक ये जो है आपका प्रिजन था
कैद खाना था, जिसको कह सकते हैं हम, जेल था. सो what is this एंड फॉल ऑफ बास्टाइल एंड बास्तिल का पतन क्या कहते हैं, और इसको क्या, ये इसका पतन कैसे हुआ और ये एक इवेंट कैसे बना. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, देन वी विल मूव टू अनदर पॉइंट. तब हम जो है आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसको जानते हैं. थर्ड पॉइंट आपका था बास्तिल का पतन, द फॉल ऑफ बास्टाइल. बच्चों इसमें क्या था कि जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी, ये सारी चीज़ें, जो इवेंट्स जो अकर्ड हो रहे थे फ्रांस में, सारी घटनाएं जो हो रही थी बच्चों, तो उस समय फ्रांस की स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, या बहुत ज़्यादा जो है भयावह हो रही थी, बहुत टेरेबल थी. द इवेंट्स these events are when these events are occurring in the France, the condition of the France was, the social condition of the France was very weak and was in trouble. तो ये बहुत ही ज़्यादा भयावह थी. वहाँ की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन था, जो कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा फ्रांस की जो थी वो टेरेबल थी, हॉरेबल थी. क्योंकि वहाँ पे कैसे हॉरेबल थी, क्योंकि जो फसल थी वो नष्ट हो गई थी. यानी जो आपकी क्रॉप थी, द क्रॉप वॉज फेल्ड, द क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड. द क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. बिकॉज ऑफ दिस, अब क्रॉप का ग्रेन जो था आपका, जिससे उनकी ब्रेड बनती थी, जिस ग्रेन से, जिस गेहूं से उनको वो ब्रेड बनाते थे, दैट ग्रेन, दैट क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड. वो अनाज जो था वो नष्ट हो चुका था, जिसकी वजह से जो थी वो ब्रेड की जो कीमत थी, द कॉस्ट ऑफ द ब्रेड वॉज इंक्रीज, यानी प्राइस ऑफ द ब्रेड वॉज इंक्रीज. यानी जो पाव रोटी थी, जो रोटी थी जिसको वो खाते थे, जिनका डेली यूज़ का जो फूड आइटम था, उसकी कीमत बढ़ चुकी थी. यानी प्रोडक्शन जो था वो वॉज डिक्रीज एंड द प्राइस ऑफ द ब्रेड वॉज इंक्रीज्ड. तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा, ये इम्बैलेंस, इस जो कंडीशन थी सोसाइटी की, वॉज वेरी वर्स. ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी. स्थिति बहुत ही भयावह थी, या ये कह सकते हैं स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी. लोग त्रस्त हो रहे थे क्योंकि लोग अब भूखे मरने की कगार पर आ गए थे. द पीपल्स वे स्टार्विंग ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रेड. नाउ व्हाट हैपेंड, अब जब पावरोटी की यानी ब्रेड की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी, तो इसकी जो है वो इसकी ब्लैकमेलिंग भी होने लगी, यानी काला बाजारी भी होने लगी. और जो है लोगों को जो है वो ब्रेड जो है मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. द पीपल वे नॉट एबल टू गेट ब्रेड ईजिली. और ये रोटी जो उनके रोज़ के खाने का सामान था वो आसानी से उनको नहीं मिल रही थी. नाउ व्हाट हैपेंड देन, यहाँ पे क्या हुआ कि इससे as a result what happened, consequently the women of the family, परिवार की जो महिलाएं थी, they started opposing and they started a strike and they demonstrated on the roads. तो उन्होंने क्या किया, वो जो है वो रोड पे उतर आई, हड़तालें होने लगी, और वो जो है मजबूर होकर, इस अपनी स्थिति से वो मजबूर होकर जो वो सड़कों पे उतर आई, और उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ब्रेड की दुकानें मिलती थी, जहाँ शॉप थी ब्रेड की, वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया और ब्रेड को वो लूटना उन्होंने शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड लूटेड द ब्रेड ऑन द शॉप ऑफ द ब्रेड. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे जनता जो थी, जो अलॉन्ग विद द वेमेन, और भी मासेस जो थी, वो जो है वो एग्रेसिव हो गई, क्रोधित हो गई, और उन्होंने जो है एक स्ट्राइक, हड़ताल, डिमॉन्स्ट्रेशन और रैलीज, ऑपोजिशन और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने शुरू कर दिया. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें जो है ये सारे इवेंट जब हो रही थी, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान बनाए जाने की सूचना. अब यहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्र सभा ने एक संविधान, जो पहले जैसा एज आई टोल्ड यू कि जैसे नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, तो उन्होंने अपने एक संविधान भी उन्होंने गठन किया था, संविधान भी बनाया. तो जब लुई 16 को ये बात पता चली, व्हेन ही गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही गॉट एंग्री. तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया, और कि राष्ट्रीय सभा द्वारा बनाए गए संविधान और की सूचना पाकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. एंड ही ने सेंट आर्मी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सेना को पेरिस जाने की आज्ञा दे दी.
उसने आज्ञा सिर्फ ऐसे ही नहीं दे दिया था, उसने आज्ञा किसी पर्पस से दिया। एंड ही सेंट एन आर्मी विद अ पर्पस। क्या पर्पस? ताकि उस दमनकारी जो लोग वहाँ पे रैलीज कर रहे थे, जो सड़कों पे जो विरोध कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, उनको दबाने के लिए उसने ही सेंट एन आर्मी टू द पेरिस। देन व्हाट हैपन, इससे जो है बहुत गुस्से में आकर जब वहाँ पे सेना पहुँची तो लोग उत्तेजित हो गए, प्रोवोक्ड हो गए, और उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, एक जन सेना का गठन किया। यानी उन्होंने अपनी ही एक सेना, पब्लिक ने अपनी सेना एक बना ली। दे फॉर्म्ड देयर ओन आर्मी। वो आम जनता की जो सेना थी वो उन्होंने भी उसका गठन आम लोगों ने वहाँ पर किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज हैपनिंग्स, इन सब घटनाओं का जो फल स्वरूप क्या हुआ, इन सब घटनाओं का परिणाम ये हुआ बच्चों कि ऑन 14 जुलाई 1789, रिमेंबर, on 14th July 1789 the king dismissed the Necker, the famous finance minister, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, नेकर नाम था। उनको जो है वो लुइस ने जो है वो उनको डिसमिस कर दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड, अ लार्ज नंबर ऑफ स्विस एंड जर्मन soldiers were stationed in the France in order to suppress protest of the masses। यहाँ पे ऑन 14 जुलाई 1789 में नेकर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे फ्रांस के, उनको ही वॉज डिसमिस्ड, उनको निलंबित कर दिया गया। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्विस एंड जर्मन सोल्जर्स, और एक जर्मन और स्विस सैनिकों की एक लंबी संख्या जो है वो फ्रांस भेजी गई फॉर वॉट, टू सप्रेस द प्रोटेस्ट ऑफ द मासेस। लोगों ने जो विद्रोह किया था, जो रिवोल्ट किया था, उसको दबाने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस एक्शन ऑफ द किंग इंसाइटेड द मासेस। किंग का जो ये एक्शन था, ये जो किंग की गतिविधि थी, उसने लोगों में, उसके वजह से लोगों में गुस्सा आ गया। लोग जो थे तो मासेस बिकेम एग्रेसिव। लोग जो है वो भीड़ जो थी लोगों की वो उत्तेजित हो गए। एंड देन व्हाट हैपेंड, व्हाट कॉन्सिक्वेंटली द राइट्स ब्रोक आउट। यानी पूरा जो है वो एक दंगा फसाद जैसा माहौल फ्रांस में जो है वो पेरिस में शुरू हो गया। एंड विच रिजल्टेड इन द एक्सप्लोजन ऑफ द रिवोल्यूशन, जिसने क्रांति को जन्म दिया। यानी जिसकी वजह से ये क्रांति और मजबूत हो गई और क्रांति एक तरह से शुरू हो गई। तो ये आपका जो था ये था। फिर ये जो एग्रेसिवनेस थी, जो ये एक उत्तेजित एक्टिविटी थी लोगों की, उसका रिजल्ट क्या हुआ, द क्राउड इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, एज आई टोल्ड यू कि ये जो भीड़ थी उसमें बहुत ही लंबी ज़्यादा संख्या जो थी, सब ज़्यादा संख्या हम कह सकते हैं कि लंबी संख्या महिलाओं की थी। एंड हु केम ऑन द स्ट्रीट एंड दे अटैक द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ बैस्टाइल, फोर्ट कम प्रिजन। मतलब उन्होंने जो विमेन थे, जो जिनकी संख्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विद्रोही थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी। द विमेन केम ऑन द स्ट्रीट एंड दे अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल, दैट इज़ अ फोर्ट कम प्रिजन। यानी उन्होंने बास्तील के ऑन 14 जुलाई 1789 में यह घटना घटित हुई बच्चों कि विमेन जो है वो ज़्यादा संख्याओं पे सड़क पर आ गई और उन्होंने बास्तील के किले पर हमला बोल दिया, जो कि एक प्रिजन था, एक जेल खाना था, एक फोर्ट के रूप में, जहाँ पर कुछ जो लोग थे वो बंदी बनाए गए थे। एंड व्हाट हैपेंड, एंड दिस एक्टिविटी ऑफ द मासेस, ये जो लोगों की जो ये गतिविधि थी, जो ये एक्शन था, दिस एक्शन ऑफ द मासेस वाज अ सिंबल ऑफ एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन द फ्रांस। यानी ये जो लोगों का एक्शन था वो कहीं ना कहीं फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति का संकेत दे रहा था। यानी लोगों का बास्तील के फोर्ट पे अटैक करना, लुइस 16 की आज्ञा का उल्लंघन करना और महिलाओं का सड़क पर आ जाना और इस तरीके से जो है वो विद्रोह करना, ये कहीं ना कहीं फ्रांस के राजतंत्र यानी तानाशाही शासन का जो था वो अंत का संकेत था। सो ये थी आपकी ये इस तरह का जो ये एक्टिविटी हो रही थी। दिस इज़ द फॉल ऑफ बैस्टाइल ऑन अकर्ड ऑन जुलाई 14 जुलाई 1789। यानी 11 जुलाई को ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, इकट्ठा होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, अपने घर से बाहर आते हैं
और 11 जुलाई को 79 में नेकर फाइनेंस मिनिस्टर को निलंबित किया जाता है और 14 जुलाई को ये भीड़ जो है वो क्रांति को अंजाम देती है. Now children, what were the effects of this activity, the fall of Bastille, the fall of Bastille? यानी जो बास्टाइल का पतन था, जो बास्टील का पतन था, उसका प्रभाव क्या पड़ा? What happened? After that what happened? After the fall of Bastille what happened? यानी बास्टील के पतन के बाद क्या हुआ कि the people captured it. लोगों ने उस प्रिजन को, उस फोर्ट को कैप्चर्ड कर दिया and set all the prisoners free. सभी जो वहाँ पे कैदी थे उनको उन्होंने रिहा कर दिया. एंड while this activity was going on, ये एक्शन जो है वो चल रहा था. मीन टाइम द पीजन ऑफ द रूरल एरियाज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द Louis XVI. एंड वॉट हैपन, दे ऑल्सो रोज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द फेडरल लॉर्ड्स एंड what happened and nobles. The farmers, the local farmers of the rural areas also rose a revolt against the landlords, federal lords and nobles. तो यहाँ पे जब ये घटनाएं हो रही थी बच्चों, जब बास्टील का पतन हो रहा था या हो गया था, तो जो किसान थे, जो आम जो किसान थे, जो ग्रामीण किसान थे, छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उन्होंने भी जो है वो सामंत जो थे, सामंतों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया. सामंत वो थे बच्चों, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सामंतवाद क्या था. ये वो लॉर्ड्स थे बेटा बच्चों जिनके पास जो है वो ज़मीनें हुआ करती थी और इन ज़मीनों पर जो है इन गरीब किसानों और मज़दूरों से वो काम करवाया करते थे, या कह सकते काम करवाया करते थे विदाउट सैलरी और सैलरी. वो सैलरी भी देते थे या नहीं देते थे, वो उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड होता था. तो ये लॉर्ड्स और किसान, बदले में किसान उनको जो है वो अपनी मेहनत के साथ साथ जो है वो उनको लगान भी दिया करते थे, उनको टैक्सेस भी दिया करते थे, तो कर भी दिया करते थे, और जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स. तो ये सामंतवाद, यानी जो लोकल फार्मर्स थे, इनसे प्रेरित होकर दे ऑल्सो प्रोवोक्ड, उनको भी उत्तेजना मिली और दे रोज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द फेडरल लॉर्ड्स एंड नोबल्स. एंड देन व्हाट हैपेंड, दे सीज्ड द फोर्ट, इन सारे फोर्ट को उन्होंने सीज कर दिया. एंड दे अटैक चैटविक्स. चैटविक्स इज़ चैटविक्स को अब हम कह सकते हैं बच्चों की ये एक गोदान कह सकते हैं कि जहाँ पे ग्रेन्स जो हैं वो रखे जाते थे, जहाँ पे ये कासल्स कह सकते हैं. चैटविक्स वे द कासल्स और स्टेटली रेसिडेंसेस बिलोंगिंग टू किंग और नोबल्स. ये चैटविक्स जो थे वो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा किला था या स्टेटली रेसिडेंसेस था, यानी नोबल्स और किंग के रहने के लिए जो आवास बनाए जाते थे और जहाँ पे उनके सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी, साथ ही साथ उनके खाने पीने के ग्रेन्स वगैरह सब रखे रहते थे. और ये वो किले की तरह था जहाँ पे वो नोबल्स यानी नोबल्स कुलीन वर्ग के लोग और रॉयल फैमिली के लोग या राजा से रिलेटेड या संबंधित जो भी लोग वहाँ पे रहते थे, दैट स्टेट was called Chatterbox. That states are called castles. वो एक castles कह सकते हैं यहाँ पे, उसको एक किला था. तो ये they attacked those castles of the nobles. The people attacked castles of the nobles, the people attacked the castle of the king, and they looted the grains. वहाँ पे जो रखे grains तो उनको ने लूट लिया, and they burned all the documents of the federal dues and manorial dues. जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके कर्ज को दिखाते थे, जो कर्ज लिए थे, जो कर लिया गया था, जो कर उन्हें कर दिया गया था, वो सारे ड्यूज़ को, सारे डॉक्यूमेंट्स के दे बर्न, उन्होंने सब चीज़ें जो थी वो जला दिया उन्होंने. और ये जो है वो किसानों ने, ज़मींदारों को जो है कि जो किलों को उन्होंने नष्ट कर दिया. सारे जो आपके गोदामों में रखे गए जो अनाज को उन्होंने लूट लिया और लगान और भूमि संबंधी दस्तावेज को उन्होंने उन्होंने जला दिया. और फिर इसके बाद जो थे ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों, जो अव्यवस्था थी और अराजकता थी वो व्याप्त हो गई. यानी लोग जो है वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे. लोग रिवोल्ट के मूड में थे, एक रेवोल्यूशन के मूड में थे और पूरी तरीके से ये जो निरंकुशवाद है, मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, इसको समाप्त करने की कगार पे थे. उन लोग बिल्कुल चाहते थे कि वो एक समाप्त हो जाए. यहाँ पे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, नोबल्स इन लार्ज नंबर, यानी जो नोबल्स थे, जो कुलीन वर्ग थे, राजा के जो रिलेटिव्स थे, वो लार्ज नंबर फ्लेड
from their homes, and they and many of them migrated to neighboring countries. यानी बहुत सारे ऐसे जो नोबल्स थे बच्चों, जैसे सामंतों को भागने पर विवश कर दिया गया, यानी और यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे, बहुत सारे ऐसे सामंत थे जो कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो उन्होंने राज्य छोड़ दिया और पड़ोसी राज्य में जाके उन्हें शरण लेनी पड़ी. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, एंड फाइनली एक दिन आया, वो दिन आया, द डे केम व्हेन ऑन 14th जुलाई द फ्रांस डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. यानी 14 जुलाई को फ्रांस आगे 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया या फ्रांस को स्वतंत्र डिक्लेयर किया गया. तो ऐसी स्थिति में बाद होकर लुईस 16 सम्राट ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी गई. यानी लुईस 16 accorded the recognition of the national assembly. और इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न हुई तो ऑन 14th जुलाई जो है वो फ्रांस बिकेम इंडिपेंडेंट. एंड देन व्हाट हैपेंड, द लुईस 16 द सम्राट यानी द किंग accorded the recognition of the National Assembly and accepted the powers from now would be checked by the Constitution. यानी अब उसने क्या किया, उसने जो है राष्ट्रीय सभा को मान्यता प्रदान कर दी और अपनी शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्वीकार करने के लिए भी राजी हो गया. यानी फ्रांस लुईस 16 ने क्या किया, लुईस 16 ने जो है वो ही अकॉर्डेड द रिकग्निशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द पावर्स नाउ वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी उसने राष्ट्र सभा को मान्यता भी प्रदान कर दी और अपनी शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए भी राजी हो गया. तो ये आपका तो बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि ये इस इंसिडेंट ने ही फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया. इस घटना ने ही जो है वो फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र ही बना दिया. सो एंड द न्यू फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट known as Commune was formed, was established in Paris. That is, a new military force known as National Guard was organized under the command of Lafayette to maintain order. यानी Lafayette कमांडर इन चीफ थे, उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में एक नया जो है वो मिलिट्री फोर्स, सैन्य बल जो है वो तैयार किया गया जिसको नेशनल गार्ड का नाम दिया गया था. फॉर व्हाट, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. यानी जो राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो उसके लिए ये न्यू नेशनल गार्ड जो है वो आपका फॉर्म हुआ इन पेरिस. ना इफेक्ट्स ऑफ द फॉल ऑफ, अभी हमने पढ़ा जैसे कि इसका यही था कि द फॉल ऑफ द बैस्टाइल वॉज, कह सकते हैं, वॉज एन इवेंट. द फॉल ऑफ बैस्टाइल वॉज एन इवेंट ऑफ utmost significance as it marked the end of the absolute monarchy in the France. यानी फ्रांस में निरंकुशवाद या तानाशाह को ख़त्म करने का सबसे बड़ा संकेत फॉल ऑफ बास्टाइल दे करता है. एंड the news of the fall of Bastille spread like wildfire throughout the country. यानी बास्तील का जो पतन था, उसके पतन का जो समाचार था पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई. एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट लाइक दैट ऑफ द पेरिस वॉज सेट अप बाय अदर सिटीज़ टू. जैसे नेशनल गार्ड्स थे, वेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज, एज आई टोल्ड यू कि नेशनल गार्ड्स की तरह बहुत सारे ऐसे जो हैं वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट से तो अदर सिटीज़ में भी जो है फॉर्म करने लगे. एंड द रिवोल्यूशन टुक द फॉर्म ऑफ राइजिंग अगेंस्ट फेडरलिज्म एंड आउटसाइड द टाउन. जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि रेवोल्यूशन जो था एक फेडरलिज्म, सामंतवाद के खिलाफ भी एक रेवोल्यूशन था, नोबल्स के खिलाफ रिवोल्यूशन था. ये फॉल ऑफ बास्टाइल जो था एक रिमार्क था अगेंस्ट द प्रिविलेजेस, अगेंस्ट द comforts, luxury, privileges, rights enjoyed by only the nobles and the clergy class. कि इनको privileges नहीं, क्योंकि द फ्रांस का बच्चों स्लोगन ही यही था. द स्लोगन ऑफ द फ्रांस वॉज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. यानी फ्रांस का स्लोगन ही यही था कि आपका भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता.
ये आपका ये फ्रांस का स्लोगन था। तो कहीं ना कहीं ये घटना जो थी बच्चों, वो इक्वालिटी की बात कर रहा था, समानता की बात कर रहा था, स्वतंत्रता की बात कर रहा था और बंधुत्व की बात कर रहा था। दिस रेवोल्यूशन, दिस इवेंट ऑफ द रेवोल्यूशन, दिस इवेंट ऑफ द रेवोल्यूशन जो है वो described about the slogan, about the values, about the ideas of liberty, fraternity and equality। तो ये था आपका। एंड इसमें था कि पीजेंट्स का, वुमेन का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो महिलाओं की थी। उसके बाद जो है रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में पीजेंट्स का भी विद्रोह शुरू हो चुका था अगेंस्ट फेडरल ड्यूज एंड फेडरल लॉर्ड्स एंड नोबल्स। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका फॉल ऑफ बास्टाइल जो था वो एक इवेंट था। इट वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो बच्चों ये था आपका बास्तिल का पतन और इसके प्रभाव, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में सब एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। और जो है वो फ्रांस को जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, यानी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इसको उसने सच साबित कर दिया। एंड दिस इवेंट प्रूव द स्लोगन, जो है वो कहीं ना कहीं उसने इस स्लोगन को प्रूव किया। Now children, after the fall of Bastille, the National Assembly was already formed। नेशनल असेंबली जो है वो पहले ही फॉर्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन था बच्चों। जब बास्तिल का हो गया, आपका पतन हो गया और इक्वालिटी जो है वो मेंटेन हुई, और जो है वो फ्रांस जो है वो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो 1789 से लेकर 1791 तक नेशनल असेंबली ने कुछ अचीवमेंट्स, यानी राष्ट्र सभा के कुछ योगदान रहा। यहाँ पे क्या हुआ कि द नेशनल असेंबली इन इट्स मेमोरेबल सेशन on the night of 4th August 1789 passed a decree abolishing the federal system of obligations and taxes। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि 4 अगस्त 1789 की रात में राष्ट्रसभा की बैठक हुई और इस बैठक रात भर चली और इसमें एक बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें इन्होंने ये था कि इन्होंने सामंती कर, जो सामंतवाद जो कर ले रहे थे फार्मर से, पुअर लेबर्स और फार्मर से, वो कर जो है वो सारे कर जो है वो माफ़ कर दिए गए। और सामंती प्रथा को, पहले तो सामंती प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया और इससे जो सामंतों को जो विशेष अधिकार दिए गए थे, जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दे वेर इंजॉइंग, जो इंजॉय कर रहे थे, उनसे वो सारे अधिकार वापस ले लिए गए और सामंत का समाप्ति हो गई, यानी सामंतवाद जो है वो उसका एंड हो गया। यानी द नोबल्स सरेंडर देयर फेडरल राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू, यानी जो क्लर्गी क्लास था उसके मेंबर्स ने भी दे ऑल्सो सरेंडर देयर प्रिविलेजेस एंड राइट्स। और उसके बाद क्या हुआ कि राइट्स टू हंटिंग एंड अदर चर्चेज वेयर ऑल्सो सीज्ड। यानी ये जो इनइक्वालिटी थी समाज में, क्योंकि यहाँ पे जो था वो इक्वालिटी हो गई थी, यहाँ पे तो फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, अब इक्वालिटी की बात हो रही थी। तो जो नोबल्स और क्लर्की जो ऑलरेडी प्रिविलेजेस और राइट्स इंजॉय कर रहे थे, जो उनको अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो सारे विशेष अधिकार उनसे ले लिए गए। अब समाज में सभी बराबर थे, सभी को बराबर का जो है वो अधिकार मिलने वाला था या मिलने जा रहा था। एंड देन व्हाट हैपन कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ, द एसेट्स ऑफ, यानी अब जो कर, आपने इससे पहले भी हमने पढ़ा था बच्चों, जो टाइट्स करते और जो आपको टाइल करता, यानी टाइल और टाइट जो धार्मिक कर थे और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर थे, ये सारे कर जो थे वो एबॉलिश कर दिए गए। टाइट्स एंड टाइल्स वेर एबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिए गए। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ ऑफिसर्स वेर consequently what happened, the assets of at least 2 billion livre, लिवरे इज़ अ फ्रेंच करेंसी, लिवरे जो था आपकी फ्रांसीसी करेंसी थी, मुद्रा को कहते हैं, केम इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सामंतवाद और राजा से के हाथों से निकलकर 2 बिलियन लिवरे जो है फ्रांसीसी जो कॉइन्स थे, जो करेंसी थी, मुद्रा थी, वो अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, जो कि गवर्नमेंट कैसी थी, फॉर द गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट थी। And then what happened? Offices were thrown open to all, and thus the principle of equality was declared to be the basis of the state and the policy. State and the society, not policy, state and the society. यानी अब the equality, the idea
द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिकेम द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि टाइल और टाइल कर जो है समाप्त कर दिया गया, सामंतवाद खत्म कर दिया गया और कर को माफ़ कर दिया गया। नेशनल असेंबली की रात में बैठक हुई 4 अगस्त 1789 को, और रात भर ये बैठक चली, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और उन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि जितने सामंतवाद थे, सामंत प्रथा ही खत्म कर दी गई, और उन जो सामंत थे जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, साथ ही साथ जो आपके पादरी वर्ग था उनको जो विशेषाधिकार और प्राप्त थे उनको उनसे अधिकार ले लिए गए। दे सरेंडर्ड देयर प्रिविलेजेस एंड राइट्स। अब समाज में सभी बराबर थे। एंड अलॉन्ग विद दिस की टाइल जैसे कर जो थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर जो है वेयर अबॉलिश, उनको ख़त्म कर दिया गया। एंड ऑल एटलीस्ट 2 बिलियन कह सकते हैं कि 2 अरब या 2 बिलियन यानी 2 अरब लिवरे जो कि फ्रांसीसी करेंसी है, मुद्रा है, केम इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हाथ में थी। ऑफिसेज वेयर ओपन टू ऑल, और जो है वो ऑफिसेज सबके लिए खुल चुके थे। और इसके अतिरिक्त चर्च का जो स्वामित्व था वाली भूमि जो थी वो अन्य जो चर्च के अधीन जो संपत्ति थी, जो भूमि थी, वो भी जब्त कर ली गई। और सरकार ने लगभग 20 यानी 20 बिलियन लिवरेज जो है वो केम इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपका हो गया बच्चों अचीवमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का ये योगदान रहा, ये बहुत बड़ा योगदान था और लोगों को बहुत सारी राहत मिली भी। सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे अब बंद करते हैं, और अगले सेशन में बच्चों वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल डिस्कस अदर पॉइंट्स। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, प्लीज़ रीड योर चैप्टर ऑल्सो। आप वीडियो ज़रूर देखिए और अपने पाठ को, अपने चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड बी हैप्पी, हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। गुड बाय।